हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 11 अकाउंट्स की एमसीक्यू सीरीज। जैसे कि हमको पता है हमारे टर्म 1 जो एग्जामिनेशन है वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड होने वाले, कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं आएगा। आपको पेन कॉपी लेके लिखना नहीं होगा, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। तो उसकी तैयारी हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है और आज से हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डेली बेसिस पर आपके पास वीडियोस आएंगी जिसमें हम कभी अकाउंट्स की करेंगे, कभी बिजनेस स्टडीज की करेंगे, कभी इकोनॉमिक्स की करेंगे और ऐसी ही सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या दे रखा है? गुडविल अकाउंट इज अ। गुडविल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है? तो बताइए मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके कि गुडविल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। तो बच्चों, आई होप आपने इसके आंसर दे दिए होंगे, बट जरा डिस्कस कर लेते हैं कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है या फिर पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, पर्सनल अकाउंट होता है पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, रूल याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद आ रहा है कुछ? बहुत सही। दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बच्चों एसेट से रिलेटेड होते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल अकाउंट बच्चों किससे रिलेटेड होते हैं? हमारे इनकम से, एक्सपेंस से, प्रॉफिट से, गेन से, लॉसेस से। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो गुडविल एक हमारा एसेट होता है और एसेट हमारा कौन सा होता है बच्चों? रियल अकाउंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रियल अकाउंट। गुडविल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। आई होप बच्चों आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो करिए वीडियो को पॉज और कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले करंट लायबिलिटी का भी मतलब समझ लेते हैं। वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हम आने वाले 12 मंथ्स के अंदर करने वाले हैं, उन लायबिलिटी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो बिल्स पेबल क्या करंट लायबिलिटी? आंसर इज यस। हम बिल्स पेबल का जो पेमेंट है वो विद इन 12 मंथ्स कर लेते हैं। दूसरा क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी? द आंसर इज अगेन यस। क्रेडिटर्स का पेमेंट हम लेस देन 12 मंथ्स के अंदर कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन आ रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बच्चों सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझते हैं। वो एक्सपेंसेस जो हमको करने तो थे, हमारा एक्सपेंस हो चुका है बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, वैसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो क्या ये भी एक करंट लायबिलिटी है? द आंसर इज यस, कि हाँ इसका पेमेंट भी हमको विद इन 12 मंथ्स करना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। इसकी करंट लायबिलिटीज के अंदर बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सारे आते हैं। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बच्चों रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? इनमें से कौन सी चीज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है? बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हम आफ्टर 12 मंथ्स करेंगे, उसको हम बोलते हैं करंट, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो हमको बताना है नीचे में से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। क्रेडिटर्स, टर्म लोन, डिबेंचर्स या कैपिटल? बताइए मुझे इसका आंसर। वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए बच्चों इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या क्रेडिटर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है? क्या क्रेडिटर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है? बिल्कुल सही, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसका भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखा था, वो करंट लायबिलिटी होती है और उसका पेमेंट हमको विद इन 12 मंथ्स करना होता है। क्या टर्म लोन हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है? नहीं, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इसका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ्स किया जाता है। क्या डिबेंचर्स हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है? नो, ये करंट लायबिलिटी, सॉरी ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इसका पेमेंट भी आफ्टर 12 मंथ्स होता है। क्या कैपिटल हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है? द आंसर इज अगेन यस, कैपिटल भी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। बिजनेस की लायबिलिटी होती है कि ओनर को उसका पैसा वापस लौटाना है। ये चीज क्लियर हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिटर्स। कि क्रेडिटर्स हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं होती हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ क्रेडिट बैलेंस? इनमें से कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा? बच्चों क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? या तो वो लायबिलिटी होनी चाहिए या फिर वो इनकम होनी चाहिए। आई रिपीट,
क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, या तो वो इनकम होनी चाहिए या फिर वो लायबिलिटी होनी चाहिए। तो नीचे दिए गए ऑप्शन से मुझे बताइए कि कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज आउटवर्ड या फिर डिस्काउंट अलाउड। तो बताइए मुझे इसका आंसर, करिए वीडियो को पॉज और बताइए। तो चलिए बच्चों करते हैं इसका आंसर डिस्कस। देखो सबसे पहले बात करते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी सामान हम अपने बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं तो उस पर जो हमने ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया होता है उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस के क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों बी ऑप्शन की, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम हुई है हमारी और इनकम के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। फिर बच्चों ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, क्रेडिट कैरेज आउटवर्ड। बच्चों कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, जब बिजनेस से कोई सामान बाहर जा रहा होता है तो डिलीवरी चार्जेस को हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो बच्चों ये भी क्या है, एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस के क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। फिर बच्चों आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब हमारा खर्चा, उसके भी क्या होता है, डेबिट बैलेंस होते हैं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिस्काउंट रिसीव्ड। बच्चों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है, रेवेन्यू मतलब इनकम, गेन्स या लायबिलिटी, इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। बाकी इसके अलावा जितनी भी चीजें होती हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट बैलेंस एसेट्स के होते हैं, डेबिट बैलेंस हमारे लॉसेस के होते हैं, डेबिट बैलेंस हमारे उसके एक्सपेंसेस के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हमारे रेवेन्यूज हैं, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, जितने भी हमारे गेन्स हैं, जितनी हमारी लायबिलिटीज हैं, इन सब के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि जब ये इंक्रीज होते हैं तो हम इनको क्रेडिट करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही सिंपल है, क्लास 11th में आके सबसे पहले आपको यही चीज पढ़ाई जाती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर। कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। जब एक प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट करता है या गुड इन्वेस्ट करता है या एसेट इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, क्या उसको प्रॉफिट बोला जाता है, क्या उसे कैपिटल बोला जाता है, क्या उसे टर्म लोन बोला जाता है, या फिर उसको फिक्स एसेट्स बोला जाता है। तो करिए वीडियो को पॉज और फटाफट से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर डिस्कस करते हैं बच्चों। इसका सबसे सिंपल आंसर है दैट इज कैपिटल। जब भी कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश को इन्वेस्ट करे, चाहे वो गुड्स को इन्वेस्ट करे, चाहे वो एसेट्स को इन्वेस्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन आ सकता है कि सर एसेट है तो सर हम फिक्स्ड एसेट वर्ड लिख सकते हैं। द आंसर इज नो। जब ओनर कोई भी चीज इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर उसे बोला जाता है कैपिटल, उसने इन्वेस्ट करी। अगर मैं बात करूं आपने बिजनेस चालू किया 50,000 कैश से, तो मैं बोलूंगा आपकी कैपिटल कितनी है, आप बोलोगे मेरी कैपिटल है 50,000। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपने बिजनेस के अंदर 50,000 का कैश लगाया है, 1 लाख की मशीन लगाई है, तो आपने टोटल कितनी कैपिटल लगाई है, आपने टोटल कैपिटल लगाई है 1,50,000 की। ये चीज क्लियर हो गया। डबल एंट्री में फिक्स एसेट आ जाएगा, अलग से अब वो फिक्स एसेट हम दिखा देंगे, लेकिन आपकी जो कैपिटल होगी वो इन सबको मर्ज कर होगी। आई होप बच्चों आपको ये पांचों पांच क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग will not be recorded in books of account। इनमें से नीचे दी गई चीजों में से कौन सी चीज हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सेल्स ऑफ गुड, ऑप्शन नंबर बी पेमेंट ऑफ सैलरी, ऑप्शन नंबर सी क्वालिटी ऑफ स्टाफ, ऑप्शन नंबर डी परचेज ऑफ गुड्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों इसका आंसर करते हैं डिस्कस कि इनमें से कौन सी चीज हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। देखो बच्चों सेल्स ऑफ गुड ये मनी में मेजर किया जा सकता है, यस, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। पेमेंट ऑफ सैलरी क्या इसको मनी में मेजर किया जा सकता है, यस, तो ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या क्वालिटी ऑफ स्टाफ को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, द आंसर इज नो, तो ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फिर आता है परचेज ऑफ गुड, क्या इसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, द आंसर इज यस। तो बच्चों मनी मेजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको ये बताया जाता है कि बिजनेस के अंदर जो भी चीज रिकॉर्ड करेंगे वो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो मनी में मेजरेबल है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, अगर वो मनी में मेजरेबल नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो क्वालिटी ऑफ स्टाफ है
उसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको बच्चों, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। नीचे दिए गए ट्रांजेक्शन में ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, ऑप्शन नंबर बी परचेज ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, तीसरा विड्रॉल ऑफ मनी फॉर पर्सनल यूज, और चौथा स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन था हमारा इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, उसमें मनी को मेजर करा जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो क्या परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश को मनी में मेजर किया जा सकता है, यस, तो ये रिकॉर्ड होगा, ठीक है, और ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। परचेज ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, क्या इसमें हम पैसों का मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या मनी आ रहा है इसके अंदर, फाइनेंशियल है, द आंसर इज यस, तो मतलब ये भी फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। ऑप्शन नंबर सी विड्रॉल ऑफ मनी फॉर पर्सनल यूज, बच्चों ये तो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को तो हम रिकॉर्ड करते ही करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कैरेक्टर का होता है, इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। लेकिन स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या इसमें कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, क्या इसको आप पैसों में मेजर कर सकते हो, क्या इसमें कुछ मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, द आंसर इज नो। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का, दैट इज डी, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, इट इज नॉट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। आई होप बच्चों को ये पॉइंट क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है आपके सामने, ड्रॉइंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। जो ड्रॉइंग अकाउंट है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले आप तुक्के मारो, से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होते थे, पर्सन से रिलेटेड होते थे, रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होते थे, असेट से रिलेटेड होते थे, और नॉमिनल अकाउंट हमारे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड प्रॉफिट से रिलेटेड होते थे। तो बताइए ड्रॉइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा। तो चलिए बच्चों करते हैं इस आंसर को डिस्कस कि ड्रॉइंग अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। बच्चों ड्रॉइंग कौन करता है, ड्रॉइंग कौन करता है, ओनर। और ओनर से रिलेटेड कौन से अकाउंट्स होते हैं, दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है ड्रॉइंग। यहां तक क्लियर है। ओनर से रिलेटेड से मेनली दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जब पैसा लगाते हो तो कैपिटल अकाउंट आता है, पैसा लेके जाते हो तो ड्रॉइंग अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है। और ओनर कौन है, पर्सन। ओनर कौन है, पर्सन है, तो ड्रॉइंग अकाउंट कौन सा होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल अकाउंट। अब बच्चों बात करते हैं ये रियल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट क्यों नहीं है। बच्चों रियल अकाउंट इसलिए नहीं है क्योंकि ड्रॉइंग्स असेट्स नहीं होती हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो असेट नहीं है, इसलिए रियल अकाउंट नहीं होंगी, ठीक है। और ये नॉमिनल अकाउंट क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि ड्रॉइंग करना, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना, ना तो किसी तरीके का बिजनेस का वो एक्सपेंस है, ना वो किसी तरीके का बिजनेस का लॉस है, ना ही वो किसी तरीके के बिजनेस की इनकम गेन या फिर प्रॉफिट है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, पर्सनल अकाउंट। आई होप बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, बहुत ही सिंपल है। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स। इनमें से नीचे दिए गए एसेट्स में से कौन सा ऐसा एसेट है जो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, मशीनरी, पेटेंट, गुडविल या फिर ट्रेडमार्क। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो करते हैं बच्चों आंसर डिस्कस। इंटेंजिबल एसेट का मतलब समझते हैं। इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है वो एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एसेट है जिसको हम छू सकते हैं या जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। विच इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, मतलब कौन सा एसेट टेंजिबल है, वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो मशीनरी क्या टेंजिबल एसेट है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यस। पेटेंट्स, नो। पेटेंट्स क्या होता है बच्चों, आपके अधिकार होते हैं, आपके राइट्स होते हैं। आप कोई जब चीज इन्वेंट करते हो तो अपने नाम पर रजिस्टर कराते हो, उस रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं पेटेंट, ठीक है। गुडविल, बच्चों गुडविल क्या होता है, आपने अपनी गुडविल बनाई होती है, आपका नाम होता है, आपकी पॉपुलैरिटी होती है। आपकी पॉपुलैरिटी को हम छू नहीं सकते, आपकी पॉपुलैरिटी को हम देख नहीं सकते, तो ये इंटेंजिबल एसेट है। पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क्स, बच्चों ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, आपका बिजनेस का जो नेम है, जिस वजह से आपका बिजनेस चलता है, उसको आप छू नहीं सकते हो, नाम को कोई नहीं छू सकता,
ठीक है, तो वो भी क्या एक इंटेंजिबल एसेट है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मशीनरी। मशीनरी इज अ टेंजिबल एसेट एंड इट इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। ये पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है हमारे, जरा स्क्रीन पर आ गया आपके सामने। द थिंग which is purchased and sold in business is called, the thing which is purchased and sold in business is called liability, assets, capital या फिर goods। बताइए मुझे इसका आंसर। तो चलिए बच्चों करते हैं इस आंसर को डिस्कस कि क्या होगा। The thing which is purchased and sold in business, बच्चों हम बिजनेस के अंदर कौन सी चीज खरीदते बेचते हैं, वही तो पूछ रहे हैं। क्या लायबिलिटी खरीदते बेचते हैं? नो। क्या असेट खरीदते बेचते हैं? नो। क्या कैपिटल खरीदते बेचते हैं? अगेन नो। क्या खरीदते बेचते हैं? गुड्स को खरीदते बेचते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुड्स। आई होप बच्चों आपको इसका आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं। परचेज रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, ऑल ऑफ दीज। बिजनेस के अंदर परचेज का मतलब क्या होता है कि हम क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स फॉर रीसेल, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर द फैक्ट्री या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बताइए मुझे बच्चों इसका आंसर। ये 1 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए बच्चों करते हैं इसके आंसर को डिस्कस। परचेज रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुड्स फॉर रीसेल। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना, इसका आंसर डी नहीं होगा। याद करो आपने जनरल एंट्री अगर वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो परचेज वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हम गुड्स को खरीदते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट, याद आ रहा है कुछ? तो कौन सा परचेज अकाउंट में क्या लिखते हैं, जब हम गुड्स को खरीदते हैं तब इसका आंसर लिखा जाता है परचेज। तो परचेज रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी वर्ड यूज होता है, एसेट्स के लिए एसेट वर्ड यूज होता है। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? आपने अभी तक जनरल एंट्री बनाना सीख लिया होगा। यहाँ आज 15 अगस्त हो गई है, अभी तक बच्चों आपने अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल लेजर आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आपने देखा होगा जब भी हम असेट्स खरीदते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखते हैं। स्टेशनरी का खर्चा होता है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। लेकिन जब हम गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। याद आ रहा है कुछ? बस बच्चों वही ये क्वेश्चन है कि परचेज का मतलब खरीदना नहीं होता, परचेज का मतलब होता है गुड्स को रीसेल के लिए खरीदना, उसको हम बोलते हैं परचेजेस अकाउंट्स में। ये चीज समझ में आ रही है आपको बच्चों? बहुत बड़ी। तो उस पर स्टार मार्क लगा लेना। स्टार मार्क कैसे लगाओगे, पीडीएफ फाइल चाहिए होगी। पीडीएफ फाइल आपको कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, हेडमास्टर सक्षम कत्याल के नाम से। आप वहां पर जाइए, आपको ये पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। अगर वो लिंक काम ना कर रहा हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, हेडमास्टर सक्षम कत्याल डालिएगा टेलीग्राम के ऊपर, आपको हमारा चैनल आ जाएगा, आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स and it's verifiable by documents, it has the quality of dash। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर फैक्ट पर बेस्ड है और उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं तो इसमें कौन सी क्वालिटी आ रही है? क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो रिलायबल है, क्या वो अंडरस्टैंडेबल है या फिर वो कंपेरेबल है? रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी या फिर डी कंपेरेबिलिटी। तो बताइए बच्चों मुझे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों इसका आंसर को करते हैं डिस्कस। जब कोई भी इंफॉर्मेशन फैक्ट पर बेस्ड है और उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं जब मन चाहे, तो वो क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन भरोसेमंद होती है। और भरोसेमंद इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं? रिलायबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, रिलायबिलिटी। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब कोई भी इंफॉर्मेशन फैक्ट पर बेस्ड होती है और उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं तो मतलब वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हमारे पास अब 3 सवाल बचे हैं आज के सेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, जरा रीड करेंगे।
करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, इनमें से नीचे दिए गए एसेट में से करंट एसेट्स में कौन सा नहीं आता है? डेटर्स, बच्चों ये डेब्टर नहीं है, इसमें बी साइलेंट होता है, ये डेटर्स कहलाते हैं। मोटर कार, बैंक बैलेंस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है? बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही गैस किया आपने, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोटर कार। बच्चों कार हमारा एक नॉन करंट एसेट होता है, ये हमारा एक फिक्स एसेट होता है जो बिजनेस के अंदर 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होता है, इसलिए इसको हम करंट एसेट्स नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स एसेट बोलते हैं। डेटर्स 1 साल के अंदर पेमेंट आ जाता है इसलिए करंट एसेट है। बैंक बैलेंस तो भैया बैंक कैश ही है तो उसका तो करंट एसेट होता ही होता है वो। और प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो आपने पहले पे कर दिए, बेनिफिट मिलना बाकी है। जैसे आप ट्यूशन की फीस मंथ के एडवांस में पे कर देते हो, पूरे मंथ आप बेनिफिट लेते हो, तो बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस भी क्या होता है? एक करंट एसेट होता है। ये चीज क्लियर हो गया? मोटर कार 1 साल से ज्यादा यूज होती है बिजनेस के अंदर, इसलिए वो नॉन करंट एसेट होता है। ये क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने लास्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस के अंदर, इसमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो इंटरनल यूजर नहीं है, जो बिजनेस के अंदर का यूजर नहीं है? पहला ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी मैनेजर्स, सी एम्प्लॉयज या फिर डी लेंडर्स। बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों करते हैं इसके आंसर को डिस्कस। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है या पर्संस हैं जो कि इंटरनल यूजर नहीं है? बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बिजनेस को चलाते हैं तो ये तो इंटरनल यूजर हो गए। मैनेजर्स ये एम्प्लॉयज होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, क्या ये इंटरनल यूजर है? यस। एम्प्लॉयज वो तो इंटरनल यूजर है ही, ऑब्वियस सी बात है। लैंडर्स, बच्चों लैंडर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस को लोन देते हैं, और जो भी बिजनेस को लोन देता है वो बिजनेस का आदमी होता है या बाहर का आदमी होता है? वो बाहर का आदमी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लेंडर्स। लेंडर्स आर नॉट द इंटरनल यूजर, ये एक्सटर्नल यूजर होते हैं बिजनेस के अंदर। जैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हो या भविष्य में लगाओगे, हम तो 11th क्लास में हो, भविष्य में लगाओगे तो यू आर द लेंडर्स। आप बाहर के पर्सन हो, आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखोगे, क्या ये कंपनी में पैसा लगाना फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, तो यू आर द एक्सटर्नल यूजर। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मेरा मन करता है पीछे बैकग्राउंड में ना केबीसी वाली न्यूज, वो बैकग्राउंड म्यूजिक डालूं ऐसा वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? लाइबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ, लाइबिलिटी कब पैदा होती है बिजनेस के अंदर, कब अराइज होती है? ऑप्शन नंबर ए जब हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जब हम एडवांस ले लेते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या है? तो चलिए बच्चों करते हैं इसके आंसर को डिस्कस कि लायबिलिटी कब पैदा होती है, जब हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं? नहीं बच्चों, जब कैश ट्रांजैक्शन हो गया तो फिर किस बात की लायबिलिटी? फिर आता है भैया ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कोई भी चीज हमने उधार पर खरीदी है तो क्या वो लायबिलिटी पैदा करती है? द आंसर इज यस, कि बाद में हमको रीपे करना होता है। ऑप्शन नंबर सी, टेकिंग एडवांस, जब हम बच्चों एडवांस में पैसा ले लेते हैं तो क्या बदले में हमको फ्यूचर में कुछ करना है? यस करना है। तो जब फ्यूचर में कुछ करके देना है या कुछ देना है तो क्या वो एक लायबिलिटी होती है? यस, वो भी लायबिलिटी होती है। तो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये थे हमारे आज के 15 एमसीक्यूज जो हमने बहुत ही बेसिक पहले 2 चैप्टर में से निकाल के करे थे। आने वाले सेशंस के अंदर और भी एमसीक्यूज आएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल एमसीक्यूज भी करेंगे, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी करेंगे, आपकी कंप्रिहेंसिव तैयारी करवाएंगे हम टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। बस आपको क्या करना है, हमारे इन सीरीज को रेगुलरली देखना है, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के संग शेयर करना है। आपके शेयर करने से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है हमको, हमारी टीम को। तो इसलिए आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करिए। बच्चों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तो अकाउंट्स की सीरीज चल रही है, अकाउंट्स की सीरीज आई है आपकी, अभी बिजनेस स्टडीज की भी आने वाली है, आपकी इकोनॉमिक्स की आने वाली है। हम आपकी कंप्रिहेंसिव तैयारी इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर करवा के चलेंगे। तो बच्चों लेते हैं हम आज के लिए आपसे विदा। टिल देन पढ़ते रहिएगा, बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा, ठीक है?
जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।